हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग एडीओ परीक्षा से रिलेटेड बहुत जो है इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है और आप लोगों को पता है कि ये हम लोगों का फाइनल रिवीजन है, इसीलिए हम लोग जो है वो एमसीक्यूज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सके। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, लिखा है कि मध्य भारत टीक किसका एग्जाम्पल है बताइए। सॉरी, किसका उत्पाद है। टीक किसका उत्पाद है बताइए। बिल्कुल करेक्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो टीक की लकड़ी होती है वो बेसिकली अपनी बनावट, रंग और उसकी ग्रेन की गुणवत्ता के लिए वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़फुल है और घर के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है, तो ये है ऑर्किड। और आप लोगों को पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्किड कहाँ पाया जाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पढ़ाया था? अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होता है विलो। ठीक है, देखिए क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। यह वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। और भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर देखिए, राल या धुना किसका उत्पाद है, तो याद रखिएगा शंकुधारी पेड़ का, जिसे क्या बोलते हैं, कोनीफेरस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके के आप लोगों को पता है कि जीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, काफ़ी रैंडम क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ दिया इफ़, तो ये बहुत कम लोगों से बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए इसके लिए। आगे देखिए, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, इसमें से गलत जोड़ा पूछ रहा है। तो सबसे पहले बांदीपुर जो है वन, ये कर्नाटक में सही है। सरिस्का जो है वो राजस्थान में है। अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु में है। पेरियार जो है वो कहाँ है? केरल में है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? केरल में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, तो याद रखिए, मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। मैंने इसके पीछे का रीज़न बताया क्यों वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगेंगे, इसलिए। फिर उसके बाद है फसल के स्वरूप में परिवर्तन आने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है तट रेखा में परिवर्तन आने लगेगा। उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, क्या है बताइए, तो जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वनों की कटाई जो है वो होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों के निवास स्थलों को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। फिर देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो याद रखना है कि जो चिपको आंदोलन है वो संबंधित है वन के संरक्षण से। ठीक है, और ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आगे देखिए, वनारोपण प्रक्रिया क्या है, तो वनारोपण की प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई जो है वर्ष के किन महीनों में की जाती है, तो ये सितंबर अक्टूबर में की जाती है। फिर देखिए, पूर्णतया कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा सिक्किम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर देखिए, खाद्य फसलों में कौन सा शामिल है, तो इसमें से खाद्य फसल कौन सा है, खाद्यान्न है, दालें है, खाद्य तिलहन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में है किस चीज की, तो ये धान की प्रमुख किस्में है। किसकी? धान की। कि धान की अन्य किस्में हैं हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा 1, फिर है हेमा और राजेश्वरी। ये सभी धान की किस्में हैं। देखिए, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो याद रखिए मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है और मणिपुर में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए जानते हैं झूम कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मेनली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काट कर उस स्थान को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और जो बची हुई वनस्पति होती है ना, मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने फसल को काटा, ठीक है, या वनस्पति को,
तो वहाँ पर जब उसको काटते हैं तो जो ये बेसिकली ठूठ बची होती है लकड़ी की, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, और जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं झूम कृषि। याद रखिएगा कि इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की जो राख होती है वो किसका कार्य करती है? फर्टिलाइजर का कार्य करती है, मतलब उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई पुरानी भूमि पर बेसिकली पुराने उपकरणों या था कि जैसे मान लीजिए लकड़ी का जो हल है उससे जुताई करके बीज को बो दिया जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, और इस प्रकार से फिर फसलों का उत्पादन किया जाता है। सारे जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए यहाँ लिखा है कि खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में कि नागालैंड में? मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट वाले जो बेसिकली एरिया है वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। आगे देखिए झूम क्या है? तो झूम क्या है? खेती का एक प्रकार है। क्या है? खेती का एक प्रकार है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो याद रखिए ईख जो है एक रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? चाय आता है, कहवा आता है, रबड़ आता है, इत्यादि क्या होती है? रोपड़ फसल होती है। लेकिन ईख जिसे बोलते हैं हम गन्ना, गन्ना रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। मध्य प्रदेश का विशालतम उत्पादक है। किस चीज का विशालतम उत्पादक है? मध्य प्रदेश में तिलहन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे देखिए सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो याद रखना है कि जो सोपान कृषि होती है ना वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। आप लोगों को पता होगा ये बात। क्यों पहाड़ों के ढलान पर की जाती है? क्योंकि बेसिकली मृदा अपरदन जो होता है उसको रोकने के लिए सहायक होती है। मृदा अपरदन क्या होता है अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो मान लीजिए कि जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि जब बारिश बहुत तेजी से होती है तो क्या होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना उसको क्या कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, और जो मिट्टी या बालू कुछ भी निकलता है तो वो क्या होता है, स्थानांतरित होके कहीं और चले जाता है। इससे क्या होता है, इससे मृदा का ह्रास होता है, कहीं ना कहीं उसकी उपजाऊपन का ह्रास होता है। तो इस वजह से इसे ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो उसको रोकने के लिए पहाड़ों के ढलान पर कृषि की जाती है। आगे देखिए उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो ये है चावल। फिर देखिए भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है, ये है चावल। फिर देखिए भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले के मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? ये हो जाएगा सूखी लाल मिर्च, ऑप्शन नंबर बी सूखी लाल मिर्च। फिर देखिए जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है कौन सी? तरबूज। आगे देखिए अंतर्वर्ती या जायद फसल है कौन सी जायद फसल है? तो वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है, ये गलत है। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किन का उत्पादन जो है वो खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? याद रखिए जो जौ और सरसों है उसका जो उत्पादन है वो खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता, क्योंकि जो जौ और सरसों है ये क्या है, रबी की फसल है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो ज्वार है, चावल है या फिर मक्का है, ये सभी क्या है, खरीफ के मौसम में बोई जाती है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो याद रखिएगा जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है। जूट क्या नहीं है? रबी की फसल नहीं है। आगे देखिए सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए, किसके लिए? खनन के लिए, ऑप्शन नंबर सी खनन के लिए। आगे देखिए भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय। फिर देखिए भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? बताइए किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कपास का। आगे देखिए किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि वह चाय का उत्पादक राज्य नहीं है, ठीक है। असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्याज। प्याज को नगदी फसल माना जाता है।
बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो बागान कृषि जो है वो खाद्येतर फसलें पैदा करती है, यानी कि खाद्य के अतिरिक्त जो फसल जिसे हम बागानी फसलें बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाद्येतर फसलें, या जिसमें कि चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि आते हैं। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो लगभग कितना है? तो लगभग 70% है। ऑप्शन नंबर सी 70%। आगे देखिए, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। फिर देखिए, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। आप लोगों को पता होगा कि जो बांग्लादेश है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जूट होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वह जो है दूसरे स्थान पर है, और जो भारत है वो फर्स्ट पे है, तो वह क्या हो जा रहा है, उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी हो जा रहा है। आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा पहला। एक बात याद रखिएगा कि भारत का संसार में दुग्ध में फर्स्ट वाला पोजीशन है, ठीक है। और 1998 से लगातार विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर ये रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो यूपी में जो है वो राज्यों में यूपी जो है फर्स्ट है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। आगे देखिए, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है, तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हरित क्रांति का जो संबंध है वो किस फसल से है? तो ये है गेहूं से। ऑप्शन नंबर बी गेहूं। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नव कृषि नीति, जिसे बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसको भारत में क्या बोलते हैं? नव कृषि नीति। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो इसमें जिसमें ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें आंध्र प्रदेश को कहते हैं, मध्य भारत में आपको पता होगा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। फिर देखिए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। वृष्टि मतलब होता है वर्षा। देखिए, भारतीय कृषि में वर्षा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बारिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसे मानसून का जुआ बोलते हैं वर्षा को। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से। फिर देखिए, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 60 से 70% तक। फिर देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर ए 60%। फिर देखिए, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मछली उत्पादन से। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए पीली क्रांति का, तो पीली क्रांति का तेल उत्पादन से, ठीक है, पीली क्रांति याद रखिएगा। और हरित क्रांति का है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। जो क्वेश्चन पढ़ाया वो यहीं पे आपको दिखने के लिए मतलब दिख गया। देखिए, लिखा है भारत में पीली क्रांति या पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है तिलहन के उत्पादन के साथ। लिखा है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? ये है 127। आगे देखिए, बेमेल युग्म को पहचानिए। मूंगफली बिहार, ये बेमेल है, ठीक है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है, गन्ना उत्तर प्रदेश है, नारियल केरल है, लेकिन मूंगफली बिहार नहीं है। मूंगफली कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखिए, बीटी बीज का संबंध किससे है? तो ये है कपास से।
देखिए भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? ईख यानी कि गन्ने की खेती होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु जो है उसे टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। आगे देखिए भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? बताइए किस क्षेत्र में की जाती है? दक्कन के पठार। देखिए लिखा है न्यूनतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले या असिंचित क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है और भारत में असिंचित क्षेत्र मृदा में नमी की कमी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का तीव्र होना और मृदा के लवण एवं बालू का अंश होना एवं नदियों का मौसमी होना, भूमिगत जल स्तर का मौसमी होना और अति गहरा होना जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। आगे देखिए तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? ये हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फसल है और पैदा करने वाले राज्य है। देखिए चाय असम में होती है। गन्ना कहाँ होती है? गन्ना होती है उत्तर प्रदेश में। फिर है मूंगफली कहाँ होती है? मूंगफली होती है गुजरात में। फिर है सेब कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो हम सबको पता है दामोदर घाटी जो है वहां पर कोयले के बहुत ज्यादा भंडार है। आगे देखिए एंथ्रासाइट, काजल, ग्रेफाइट लकड़ी का कोयला में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो एंथ्रासाइट। आगे देखिए कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ये हो जाएगा एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में जो कार्बन का परसेंट है वो सबसे ज्यादा है। फिर देखिए कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट है। फिर देखिए केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो याद रखिए यूरेनियम के खनन से। जादूगुड़ा कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम निक्षेप। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम निक्षेप। आगे देखिए किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। फिर देखिए अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। कहाँ पर है? भारत में। फिर देखिए ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। आगे देखिए पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।